पहली खबर, एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तेजस्वी के आरोपों का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। दूसरी खबर में बात होगी यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में आज नया रिकॉर्ड बना। विधानसभा में लगातार 24 घंटे कामकाज हो रहा है। सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हो रही है। सरकार के सभी मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। तीसरी खबर में बात होगी स्ट्रीट डॉग को लेकर छिड़े संग्राम की। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद से घमासान छिड़ा हुआ है। डॉग लवर्स एक तरफ हो गए हैं और कोर्ट के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने भी मामले में संज्ञान लिया है। इस खबर को भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे फिरोजाबाद में मजार को लेकर छिड़े विवाद की। पीर बाबा की मजार में तोड़फोड़ को लेकर शिकोहाबाद में तनाव फैल गया है। गांव में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। शुरुआत करें, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करें। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। वो बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। तेजस्वी ने फिर से कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती करता है। तेजस्वी ने कहा कि जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एसआईआर प्रक्रिया में जो खामियां हैं हम उन्हें उजागर करते रहेंगे। है वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। एसआईआर का मतलब यही है किसी डबल एपिक नंबर को डिलीट करना, मृतक के नाम को हटाना। सवाल यह है कि क्या मृतकों के नाम कायम रहने चाहिए। यह सवाल विजय सिन्हा की तरफ से उठाया गया है। एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल एपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना। वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है। तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दोहरी प्रविष्टि कायम रहना चाहिए? तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जरा अपनी डिग्री भी दिखाएं। छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया, बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? कोई जवाब नहीं। आरोप लगाते हो तो जवाब देने की ताकत रखो, और सजनता को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। बिहार की जनता सबक सिखा देगी। धृतराष्ट्र के वंशजों, याद रखना कि महाभारत कराने के लिए शकुनी और दुर्योधन के जिद में, सत्ता की लोलुपता में भाई भाई के बीच का लहू जो बहा है अब बिहार में बहने नहीं देंगे। हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बिहार का हनुमान जो भी सामाजिक कार्य करता है वो लड़ेगा इस अराजकता जंगल राज के लोगों से। चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। ईवीएम और ईसी पर
सवाल उठाना विपक्ष की आदत है। बीजेपी ये कह रही है चुनाव में भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने रखी। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने ईसी को सबूत नहीं दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कांग्रेस को बिहार में हार का डर सता रहा है। हारने पर कांग्रेस हंगामा करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा बिहार चुनाव है इसलिए वोटर लिस्ट पर तनाव है। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी वोट चोरी के राहुल गांधी के बयान पर करारा प्रहार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। इंडी गठबंधन के साथ थी, वो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी को नॉट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा का बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। हुड्डा साहब अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी ਨੂੰ समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे। नहीं, झूठ का कोई इलाज नहीं देश ने देख लिया। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस उतर आई है। जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ ये संग्राम जारी है। दरअसल राहुल गांधी के इशारे पर ही कांग्रेस अब प्रदेश के अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट निकाल रही है। ऐसा लगता है क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाया हुआ है। और जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रही है, पहले इन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जाता है। फिर कहने लगे ईवीएम हैक होता है। फिर कहने लगे 100% पर्ची मिलान करो। फिर कहने लगे कि भाई ईवीएम को सैटेलाइट से हैक किया जा सकता है। फिर आरोप लगाया कि अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। कांग्रेस क्या आत्मचिंतन नहीं करती है? यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। मुद्दों की पिच पर कांग्रेस हार रही है तो चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। तो जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। अशोक गहलोत की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि जुड़ रही हैं। दृष्टि, पहले ईवीएम, फिर वीवीपैट मिलान, फिर ईवीएम को हैक करने का मामला, फिर चुनाव आयोग ने तमाम दलों को न्योता दिया। ये करीब 6-7 साल पुरानी बात है कि सारे दल आए, ईवीएम को हैक करके दिखाएं, उसमें कोई नहीं गया। उसके बाद अब ईवीएम और बाकी मुद्दों पर जब देखा कि दाल नहीं गल रही है तो अब वोटर लिस्ट का मुद्दा लेकर आए। देखिए, बिल्कुल इस समय एसआईआर एक ऐसा गर्म मुद्दा बना हुआ है कि जिस पर हर कोई अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। चाहे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, सरकार हो, हर कोई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। देखिए, फिलहाल ये जो मुद्दा है बिहार चुनाव का, और ऐसे में इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एक हो गई हैं और सब ने खुल के मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां पर आज अनुराग ठाकुर ने सुबह कहा कि कांग्रेस का तो वोट चोरी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो दलितों के साथ भी उस समय नहीं थे तो आज कैसे बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार से
तेजस्वी यादव का भी बयान अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से सघन वोट पुनरीक्षण का मामला है, ऐसे में अगर आप मृतकों को नहीं हटाएंगे, जिनके डबल वोटर आई कार्ड बने हुए उनको नहीं हटाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो देखिए पूरी तरीके से राजनीति खेली जा रही है। विपक्ष जिस तरीके से संसद को चलने नहीं दे रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और राहुल गांधी अब 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को एक रात्रि मार्च भी निकालेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि वोट चोर गद्दी छोड़, तरह तरह के नारे लिए दिए जा रहे हैं। ये मामला इतना आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। लगातार चुनाव आयोग के पास भी राहुल गांधी से जब कहा जाता है कि वो सबूत दे तो वो देते नहीं है, खुलेआम जनता को सबूत देते हैं, मार्च करते हैं, 300 सांसदों को लेकर के जाते हैं। जहां 30 की बात होती है तो विपक्ष इस मुद्दे को अब पूरी तरीके से भुनाने में लगा है, क्योंकि बिहार चुनाव अब पास हैं और ऐसे में कोई भी पक्ष अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता और चाहता है कि हर तरीके से वोटर को लुभा सके। ऐसे के बीच में सिर्फ और सिर्फ वोटर ही पिसता है। तो देखिए लगातार सियासी घमासान जारी है और जब तक बिहार के इलेक्शंस नहीं होंगे, दोनों तरफ से राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा रही है। सवाल यह है कि विपक्ष को इसका फायदा पिछले एक दशक में नहीं हुआ है। ईवीएम का मुद्दा हमने देखा, ईवीएम हैक का मुद्दा हमने देखा, वीवीपैट मिलान का मुद्दा हमने देखा, हमने राफेल का मुद्दा देखा, हमने मणिपुर का मुद्दा देखा, हमने जो है चौकीदार चोर है का मुद्दा देखा, हमने ऐसे और दर्जनों मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आया तो बहुत ताकत से। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हमने देखा, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस पर फायदा कितना हुआ है। अगर इस पर हम डिबेट में जाएं, इसको हिस्ट्री उठाकर देखें तो विपक्ष को बहुत फायदा होता दिखता नहीं है। विपक्ष ऐसा लगता है हिट एंड रन करता है, एक मुद्दे को छोड़ता है फिर दूसरे मुद्दे को पकड़ता है। तो बिहार इलेक्शन में इसका फायदा होगा क्या? दाल जो है वो सरकार, जी बिल्कुल, विपक्ष की दाल जो है वो सरकार के सामने बिल्कुल गल नहीं रही है। वो हर तरीके से मुद्दा उठाता है। आपने सही कहा, बिल्कुल, कभी वीवीपैट, कभी ईवीएम, कभी ईवीएम हैकिंग, हर तरीके का मुद्दा विपक्ष उठा चुका है, लेकिन उसको इसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। इस बार उसने देखिए एसआईआर का मुद्दा उठाया है और लगातार इस तरीके के दावे पेश किए जा रहे हैं, सबूतों के साथ दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि आप अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप उसको दिखाएं, आए, और विपक्ष आता नहीं है। यही मैंने आपसे विवेक कहा कि विपक्ष लगातार हर मुद्दे को उठाता तो है लेकिन उसको जांच तक लेके जा नहीं पाता, क्योंकि उसके पास ये सब दावे खोखले उसके साबित हो रहे हैं। सरकार के आगे उसकी चल नहीं रही है और आने वाले बिहार इलेक्शंस को देखते हुए फिर विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। और देखिए लगातार मार्च करने से कुछ नहीं होगा। आप जिस तरीके से संवैधानिक संस्था पे जो उसने सवाल उठाए हैं ये सबसे ज्यादा गलत है। और जब ये मुद्दा कोर्ट में है तब इस तरीके से सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है। यही बात आज अनुराग ठाकुर ने भी उठाई है और विपक्ष को भी इसको समझना चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया कि ईसी के पास अधिकार है वोटर लिस्ट रिवीजन करने का, उसमें सुधार करने का, और इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर ये मार्च निकाला जा रहा है तो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आता है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। दृष्टि फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी विधानसभा से खबर है जहां आज एक कीर्तिमान रचा गया। विधानसभा की कार्यवाही रिकॉर्ड 24 घंटे तक चलेगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो कल सुबह 11 बजे तक चलेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा 24 घंटे चल रही है। इस दौरान योगी सरकार सदन में विजन 2047 डॉक्यूमेंट रख रही है। इस विजन डॉक्यूमेंट में विभिन्न विभागों के 2047 तक के विकास लक्ष्य, नीतियां और रणनीतियां शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की 24 घंटे की शिफ्ट तय की है, जिसमें प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के विजन को प्रस्तुत कर रहा है। यूपी विधानसभा में आज तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर निर्माण अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर अध्यादेश विधेयक भी पारित हो गया है। विधानसभा में सुरेश खन्ना ने कहा कि 100 साल तक देश में मोदी और योगी का नाम गूंजेगा। कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बांका बाल का, कि मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बांका बाल का, मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा में बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक पास हो गया है। विधानसभा में ध्वनि मत से विधेयक पास हुआ। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा जारी है। श्री बांके बिहारी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यूपी विधानसभा में इससे जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। फैसले का हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है और मोदी और योगी की जमकर तारीफ की है। जी ने जो कॉरिडोर का प्रस्ताव पास किया है वो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से कॉरिडोर बने। हम तो शुरू से कहते आए हैं कॉरिडोर से किसी ब्रजवासी को
किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी गोस्वामी को कोई अहित नहीं होने वाला। केवल हम ये चाहते हैं कि जो 500 वर्ष से लोग पूजा है कर रहे हैं, सेवायत है, उनका अहित ना हो, उनको पूर्ण मुआवजा मिले और संपूर्ण व्यवस्था उनके हाथ में रहे मंदिर की, और प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था करे, विकास की व्यवस्था करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर को विधेयक को जो पास किया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब वो ब्रजभूमि में आए थे तो सभी संत भगवान ने, ब्रजवासियों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर ब्रजभूमि में, वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजभूमि में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पास किया और आज पूर्ण रूप से विधेयक वो माननीय विधानसभा में पास हो गया है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारी मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना भी है कि सेवायतों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। पार्किंग की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी तो इससे ट्रैफिक समस्या से भी निजात मिलेगी और आने वाली श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण सुविधा रहेगी। हमारा तो मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है कि किसी का अहित ना हो, होटल वालों को, दुकान वालों को, मकान वालों को, सबको भरपूर मुआवजा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर को विधेयक इस खबर पर अमिता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सीजन के पास चलते हैं। अमिता, 24 घंटे की कार्यवाही को लेकर क्या जानकारी है और बांके बिहारी जो कॉरिडोर को लेकर और जो विधेयक पास हुआ है उसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? जी विवेक, ये सुबह 11 बजे मानसून सत्र शुरू हो गया था विधानसभा यूपी का, और उसके बाद से अभी लगातार चर्चा चल रही है। इस पे लगभग 6 विधेयक जो है पटल पे रखे गए थे, जिसमें एक ये बांके बिहारी न्यास मंदिर का अध्यादेश जो था ये सर्वसम्मति से ध्वनिमत के साथ जो है पारित हो गया। और इस जो बांके बिहारी मंदिर की जो पूरी संरचना है, जो भी है सब चीज़ उसमें एकदम साफ कर दी गई है कि किस तरह से उसकी संरचना होगी। कमेटी का गठन होगा जिसमें लगभग 18 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जिससे कि जो मंदिर का पूरा रखरखाव होगा वो मंदिर के उस कमेटी के हाथ में होगा, जो न्यास का गठन किया जाएगा। तो इस तरह से वो जो कमेटी जो गठन किया जाएगा उसमें लगभग जो 11 लोग जो होंगे वो मैं बता दूं आपको कि वो मनोनीत सदस्य होंगे जो कमेटी के, और इसमें 7 सदस्य होंगे जो पदेन सदस्य होंगे। और उसमें भी एक क्राइटेरिया रखा गया है जो कमेटी में लोग रखे जाएंगे, जिसमें जो मनोनीत सदस्य होंगे वो वैष्णव संप्रदाय से होंगे, और जबकि जो बाकी परंपराओं और संप्रदायों से हो 3 पीठों के प्रतिष्ठित सदस्य उसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से एक कमेटी का गठन होगा जिसमें जो सेवादार हैं, राजभोग वाले हैं, जो दूसरी मतलब सारा रखरखाव मंदिर का करेंगे, पूजा का समय तय करेंगे, तो वो सब कुछ कमेटी के हाथ में होगा। यहाँ तक कि जो पुजारियों की नियुक्ति होगी वो भी कमेटी के द्वारा ही की जाएगी। तो इस तरह से कमेटी का पूरा एक जो रूपरेखा है वो पूरी तैयार हो चुकी है और इसके तहत ही सारी कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो कॉरिडोर बनाया जाना है, कॉरिडोर के जरिए जो है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, वो जो आवागमन की व्यवस्था है वो सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग से दर्शन मार्ग और जो वरिष्ठ जन होंगे उनके लिए अलग से दर्शन मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो पूरी रूपरेखा है, संरचना है, ये उसकी श्री बांके बिहारी न्यास मंदिर की जो है वो तैयार की जा चुकी है। विवेक, फिलहाल शुक्रिया अमिता, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि कार्रवाई जो है वो विधानसभा की जारी है, 24 घंटे तक चलेगी। इस पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दे की बात करते हैं जो इन दिनों देश में काफ़ी गर्म है। दिल्ली एनसीआर से स्ट्रे डॉग्स को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस BR गवाई की टिप्पणी आवारा कुत्तों से जुड़े मौजूदा मसले की जांच करेंगे। अलग अलग पीठों से जारी निर्देश परस्पर विरोधी हैं। CJI ने कहा है 2 पीठों ने आवारा कुत्तों पर अलग अलग आदेश दिए हैं, मैं इस मसले पर गौर करूंगा। BR गवाई, CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आवारा कुत्तों से जुड़े जो फैसले अलग अलग आए हैं उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उस पर खुद गौर करेंगे। चीफ जस्टिस BR गवाई की टिप्पणी आवारा कुत्तों से जुड़े मौजूदा मसले की जांच करेंगे। अलग अलग पीठों से जारी निर्देश पर परस्पर विरोधी हैं। 2 पीठों ने आवारा कुत्तों पर अलग अलग आदेश दिए हैं, मैं इस मसले पर गौर करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि 2 जजों की बेंच ने इस मामले पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर फैसला दिया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली NCR में उनको हटाया जाए।
और उनको स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में डाला जाए। लेकिन अब चूंकि मामला बहुत गर्म हो गया, कई संगठन, कई एनजीओज, कई पेट लवर्स इस मामले में उतर आए। राहुल गांधी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे। हाँ जी, तो मैंने यही बोला कि क्योंकि मेरी एक पिटिशन यहाँ पे एसएलपी पेंडिंग है, वो एक ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का जिसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि एबीसी रूल्स आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। एबीसी रूल्स आर इन प्लेस पर वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। दैट इज़ वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड जहाँ पे इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड कि इस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर एबीसी रूल्स शुरू से इन्होंने प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए होते तो ये मुद्दा आता ही नहीं सामने डॉग्स का। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि डॉग्स जो डॉग्स होते हैं वो प्रोक्रिएट करते हैं 2 बारी साल में। तो दे प्रोड्यूस अबाउट से 10 to 12 किड्स, चिल्ड्रन, ना पपीज़। तो वो एक टाइम पे 2 बारी जब करते हैं तो ऑब्वियसली 20-25 बच्चे पैदा हो गए। तो तुमने एबीसी इसका कोई और इलाज ही नहीं है। आप स्टरलाइजेशन करो इनकी, न्यूट्रिंग करो, आप इनकी वैक्सीनेट करो इनको प्रॉपर्ली, तो सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह। इस खबर पर हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, ये पूरा मैटर बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर गया, बॉलीवुड से आवाज़ें आई, पॉलिटिशियंस की तरफ से आवाज़ें आई। अब चीफ जस्टिस ने क्या भरोसा दिया है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने इस बात का भरोसा दिया है विवेक कि इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जो आदेश जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली एनसीआर के जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें 6 से 8 हफ्तों में एक शेल्टर होम बनाया जाए और उसमें सभी को शिफ्ट किया जाए, उस आदेश पर पुनर्विचार करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले कई सारे फैसले हैं जो इस फैसले को अगर देखा जाए तो बिल्कुल विपरीत है। अभी जिस फैसले का जिक्र कर रही थी वकील साहिबा, वो दरअसल 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो एनिमल बर्थ कंट्रोल, यानी जिसे हम एबीसी के नाम से जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2001 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो आवारा पशु हैं इनके बर्थ को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी की जाए और इनको बकायदा जो इंजेक्शन है रेबीज के वो लगाए जाए ताकि रेबीज फैले ना आवारा कुत्तों में। उसके बाद पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी तरह से कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। दरअसल एक हाईकोर्ट का आदेश था जो सुप्रीम कोर्ट तक आया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है एक हिस्से में केरला में, लिहाजा इन कुत्तों को मारा जा सकता है। ये बात स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जानवर जो हैं ये बेजुबान हैं, इनको इस तरीके से मारा नहीं जा सकता। हाँ, नसबंदी जरूर कराई जा सकती है या एक जगह पर रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरीके का अत्याचार उनके ऊपर ना हो। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। यही वजह है कि जस्टिस गवई ने कहा कि चूंकि इस मामले में अलग अलग फैसले आ चुके हैं, 2 जजेस बेंच के हैं, लिहाजा 3 जजेस जो बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। देखिए, ये बात तो सही है कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि निगम ने उस हिसाब से काम नहीं किया। अगर किया होगा तो शायद। जी आशीष, ये बात भी तो सवाल उठाया जाना चाहिए कि आखिर कुत्ते खूंखार क्यों हो रहे हैं, अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, वो हमले क्यों कर रहे हैं, हमले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या भूख की वजह से, क्या किसी बीमारी की वजह से? और जो बात आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या निगम ने अपना टास्क पूरा किया, निगम ने अपनी कार्रवाई पूरी की, क्या निगम ने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया, क्या नसबंदी का काम पूरा किया? ऐसे तमाम सवाल है और मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तो इन तमाम पहलुओं पर विचार जरूर होगा। आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में मजार को लेकर छिड़ा विवाद। फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार पर तनाव हो गया है। सैयद बाबा की मजार को क्षतिग्रस्त किया गया है। मजार की जगह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को शांत कराया है। घटना शिकोहाबाद थाना इलाके की है, जहां कई साल पुरानी सैयद बाबा की मजार है। कुछ अराजक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर जाकर
हालात को कंट्रोल कर लिया है। पहले मजार थी जी, बहुत पुरानी मजार है, कम से कम 200 साल पुरानी जी। और रात में 11 बजे तक तो यहाँ पर काफी लोग रुके रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर सैयद बाबा ठाके हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई है।